Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you will learn about communicable diseases, their control and prevention, what are the codes postulates, what are reservoirs and their types, and how diseases are transmitted from one person to other person. So, communicable diseases are those diseases that may be transmitted from person to person or from food, water, animals, etc. and are the most common cause of school absenteeism. मतलब ये डिजीजेस पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू या किसी भी और टाइप ऑफ इन्फेक्शन के थ्रू। तो साथ ही ये कंटेमिनेटेड फूड, कंटेमिनेटेड वाटर और कंटेमिनेटेड एनिमल से भी फैल सकती हैं। एंड ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल से एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस को कंट्रोल कैसे करना है, इसके स्प्रेड को कंट्रोल कैसे करना है। द कॉपरेशन ऑफ स्कूल पर्सनल, हेल्थ डिपार्टमेंट, फिजिशियन, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इज़ एसेंशियल। मतलब इसके स्प्रेड को रोकने के लिए, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबका सहयोग, सबकी कॉपरेशन चाहिए होती है, जैसे कि स्कूल पर्सनल, हेल्थ डिपार्टमेंट, फिजिशियन मतलब डॉक्टर्स, ठीक है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो सभी का रोल, सिग्निफिकेंट रोल होता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेजर्स लेने चाहिए, वो है नंबर 1, एनफोर्सिंग इम्यूनाइजेशन लॉ and practicing universal precautions, blood-borne pathogen procedures according to the school board policies and OSHA guidelines और the regulations। मतलब जितने भी इम्यूनाइजेशन के लॉ है वो एनफोर्स करने चाहिए। इम्यूनाइजेशन होता है कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए बच्चों को, ताकि जो फ्यूचर में होने वाली इन्फेक्शंस होती है तो उससे पहले से ही हम उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा कर सकें, ठीक है जी। तो साथ में हमने क्या करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है, ठीक है। मतलब सभी एक गाइडलाइंस बनी होती है हर कंट्री की, हर नेशन की, ठीक है, जो ग्लोबल गाइडलाइंस भी होती है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। फिर आता है ऑनगोइंग हेल्थ एजुकेशन रिलेटिंग टू डिजीज प्रिवेंशन, हाइजीन मेजर्स फॉर स्टूडेंट्स, फैमिलीज एंड स्कूल पर्सनल। मतलब हाइजीन के लिए भी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए ताकि डिजीज को प्रिवेंट कर सकें। तीसरा आता है इम्प्लीमेंटिंग गुड हैंड वॉशिंग प्रोसीजर। तो गुड हैंड वॉशिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को स्पेशली, ठीक है। और जो गुड हैंड वॉशिंग होती है उसके सभी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो एजेंट्स होते हैं उससे बच सकें। चौथा आता है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग केस आइसोलेशन एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट। मतलब जो भी इन्फेक्टेड पर्सन लगता है उसको बाकी नॉर्मल पर्सन से आइसोलेट करके उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रांसमिशन प्रोसेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रांसमिशन इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। नंबर 1, इंट्रैक्शन ऑफ द एजेंट। मतलब जो भी एजेंट डिजीज़ को स्प्रेड करता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड द होस्ट मतलब जिसको डिजीज़ होनी है मतलब पर्सन, एंड द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे। तो सभी में इंट्रैक्शन होना चाहिए अगर ये डिजीज़ फैलती है। तो उसका मतलब हमें प्रिवेंट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमें इस इंट्रैक्शन को ही रोकना होगा। इन ऑर्डर फॉर अ कम्युनिकेबल डिजीज टू अकर फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी प्रेजेंट। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज कब होती है, जब उसको फॉलोइंग फैक्टर्स मिलेंगे। तो वो फैक्टर कौन से हैं? नंबर 1, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, स्पेसिफिक अमाउंट में होना चाहिए, तब ही वो डिजीज कर पाएगा, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ को बोलते हैं वीरुलेंस। वीरुलेंस होता है कि डिजीज करने की जो उसकी क्षमता होती है उसको वीरुलेंस बोलते हैं। पर्सन हु इज ससेप्टेबल, मतलब सिर्फ उस पर्सन को डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है जो ससेप्टेबल होता है, जिसकी इम्यूनिटी लो होती है, कंप्रोमाइज्ड होती है। ओके, नेक्स्ट है एनवायरमेंट सपोर्टिव टू द एजेंट्स ट्रांसमिशन। मतलब एनवायरमेंट ही ऐसा होता है जहां पे कि
जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो इजीली किसी भी पर्सन के अंदर इन्वेड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन की। पहला आता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इट अकर्स व्हेन इन्फेक्शियस एजेंट एंटर अ रिसेप्टिव पोर्टल दैट इज थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एज टचिंग, किसिंग, बाइटिंग और प्रोजेक्टिंग एयर ड्रॉपलेट्स बाय स्नीजिंग, टॉकिंग, स्पिटिंग एंड कफिंग। तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिजीज कॉज करने वाला, वो पर्सन के अंदर डायरेक्टली एंटर हो रहा है, ठीक है, या तो डायरेक्टली स्किन के थ्रू हो रहा है, या फिर टचिंग करने के कारण, या फिर किसिंग के कारण, बाइटिंग के कारण, बाइटिंग मतलब जैसे काटने के कारण, ठीक है, या फिर जैसे ही दो पर्सन आपस में कोई बातचीत करते हैं तो उस टाइम पे इंसान के मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं सलाइवा की, तो उसके थ्रू या फिर स्नीजिंग के कारण जो ड्रॉपलेट्स पैदा होती हैं, उस ड्रॉपलेट्स के कारण भी इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। ओके, अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इट अकर्स व्हेन इन्फेक्शियस एजेंट इज डिपॉजिटेड ऑन द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट और द मटेरियल दैट इज टॉयज, सॉइल्ड क्लोथ्स, बेडिंग, बेडिंग मतलब बिस्तर, ठीक है, कुकिंग और ईटिंग यूटेंसिल्स, फूड एंड वाटर। तो इसमें क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिजीज कॉजिंग जो एजेंट होता है, वो एजेंट सीधे तौर पे पर्सन के अंदर एंटर नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट कर रहा है थ्रू अ मीडियम, एंड दैट मीडियम में बी contaminated food, contaminated water, contaminated toys, clothes, beddings or any other material. Now we will discuss about Koch's postulates. Number one, the microorganism must be found in abundance in all organism suffering from the disease but should not be found in healthy organism. तो कोच के पॉस्टुलेट्स में पहला पॉस्टुलेट आता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉजिंग है, तो जिस पर्सन में डिजीज है तो उस पर्सन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है, अबंडेंस में होना चाहिए, एंड वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मल हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉस्टुलेट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर। मतलब जिस पर्सन को डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज, तो उस पर्सन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट होना चाहिए, ठीक है, मतलब उससे हम आइसोलेट कर सके, अलग कर सके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेबोरेटरी के अंदर कल्चर कर सकें। तीसरा पॉस्टुलेट है द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड कॉज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म। मतलब जिसको हमने कल्चर किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसको जब हम हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर डालेंगे तो हेल्दी इंडिविजुअल को भी वही डिजीज होनी चाहिए जो डिजीज वो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड। मतलब जिस इंसान में से निकाल के हमने हेल्दी इंडिविजुअल में डाला था, तो अब हेल्दी इंडिविजुअल को जब डिजीज हो जाएगी तो उससे वापस फिर हमने आइसोलेट करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, फ्रॉम द इनुकुलेटेड डिजीज्ड एक्सपेरिमेंटल होस्ट, मतलब जिसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, एंड आइडेंटिफाइड एज बीइंग आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्पेसिफिक कॉजेटिव एजेंट। मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंटल होस्ट में से बाहर निकाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो जिससे पहले निकाला था, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर है, जो अपीयरेंस है, वो सिमिलर होनी चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है कोच पॉस्टुलेट्स हैव ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड साइंटिस्ट्स हु एग्जामाइन माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस फ्रॉम अ मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब जो भी साइंटिस्ट स्टडी करते हैं माइक्रोबियल डिजीजेस की, पैथोजेनेसिस की, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कैसे करते हैं, तो उसको बोलता है पैथोजेनेसिस। तो उन साइंटिस्ट को इन्फ्लुएंस किया कोच के पॉस्टुलेट्स ने। इन द 1980s a molecular version of Koch's postulates was developed to guide the identification of microbial gene encoding virulence factor. ओके, तो कोच के पॉस्टुलेट्स को रीडेवलप किया गया एक अलग एंगल से, मतलब मॉलिक्यूलर वर्जन, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे जीन्स को आइडेंटिफाई किया जा सके जिस जीन के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी डिजीज को स्प्रेड करते हैं।
अब हम बात करेंगे रेजर्वोयर की। इन इन्फेक्शियस डिजीजेस नेचुरल रेजर्वोयर ऑल्सो नोन एज डिजीज रेजर्वोयर और अ रेजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन is the population of organism or the specific environment in which an infectious pathogen naturally lives and reproduces। मतलब कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर किस एनवायरनमेंट में या फिर किस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है, तो वो नेचुरल हैबिटेट जो भी है वो उसका क्या होगा, रेजर्वोयर होगा। ओके, तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश करता है, रहता है और रिप्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो HIV वायरस है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलता है, लेकिन जो उसका रेजर्वोयर है वो है मंकी। तो मंकी के अंदर HIV वायरस नेचुरली रहता है और वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है। The reservoir concept applies only for the pathogen capable of infecting more than one host population and only with respect to defined target population, the population of organism in which the pathogen cause disease। मतलब रेजर्वोयर कंसेप्ट सिर्फ वहीं पे अप्लाई होता है जब कोई पैथोजन एक से ज़्यादा होस्ट पॉपुलेशन के अंदर इन्वेड करता है। द रेजर्वोयर इज एनी पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच हार्बर द पैथोजन, मतलब पैथोजन को ग्रो करती है, एंड ट्रांसमिट इट टू द टारगेट पॉपुलेशन जिसमें डिजीज करनी है। रेजर्वोयर में कंप्राइजेस वन और मोर डिफरेंट स्पीसीज, मतलब एक से ज़्यादा स्पीसीज रेजर्वोयर के तौर पे काम कर सकती हैं। मे बी द सेम और द डिफरेंट स्पीसीज एज द टारगेट, मतलब क्या होता है कि एक स्पीसी रेजर्वोयर हो सकती है और एक दूसरी स्पीसी जो है वो टारगेट हो सकती है जिसमें डिजीज करनी है। ओके, एंड इट मे इंक्लूड वेक्टर स्पीसीज ऑल्सो। वेक्टर वो होती हैं, एक तो होती है डिजीज कॉजिंग, मतलब जो डिजीज को कॉज करते हैं एक्चुअल में, और एक होते हैं वेक्टर जो डिजीज को सिर्फ स्प्रेड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो मलेरिया डिजीज है उसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम विच इज अ प्रोटोजोआ। ओके, बट जो इसका वेक्टर है वो है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। तो जो एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो सिर्फ स्प्रेड करती है, वो कॉज नहीं करती। आइडेंटिफाइंग द नेचुरल रेजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शियस पैथोजन हैज प्रूवन यूजफुल इन ट्रीटिंग एंड प्रिवेंटिंग द लार्ज आउटब्रेक्स ऑफ द डिजीज। तो बड़े लेवल के ऊपर बड़े एरिया में डिजीज को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, मतलब एपिडेमिक्स और पैंडेमिक डिजीजेस को रोकने के लिए हमारा रेजर्वोयर को समझना बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अगर हमें रेजर्वोयर के बारे में पता होगा तो वहीं से अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हम किसी भी बड़ी आउटब्रेक, मतलब बीमारी जो फैलती है बड़े लेवल के ऊपर, तो उसको आउटब्रेक बोलते हैं, तो उसको हम रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जूनोटिक डिजीजेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द आइसोलेटिंग और डिस्ट्रॉइंग द पैथोजेंस रेजर्वोयर ऑफ इन्फेक्शन। जूनोटिक मतलब जो एनिमल्स के थ्रू फैलती हैं, ठीक है, तो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करेंगे, हम रेजर्वोयर को, अगर हमें पहले से पता होगा कि उसका रेजर्वोयर कौन है, तो उस रेजर्वोयर को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उसको आइसोलेट कर सकते हैं। नेचुरल रेजर्वोयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। पहले है ह्यूमन, दूसरे है एनिमल एंड तीसरे है एनवायरमेंटल। ह्यूमन रेजर्वोयर आर ह्यूमन बींग्स इन्फेक्टेड बाय पैथोजन, मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन है वो भी एक तरह का रेजर्वोयर के तौर पे काम करता है। दैट एग्जिस्ट और ऑन और विद इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो पैथोजन होगा जो ह्यूमन के ऊपर हो सकता है या फिर उसके अंदर हो सकता है। पोलियोमिलाइटिस एंड स्मॉल पॉक्स एग्जिस्ट एक्सक्लूसिवली विद इन अ ह्यूमन रेजर्वोयर। जो पोलियो का वायरस है, जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है, वो दोनों ह्यूमन के अंदर ही होते हैं। सो ह्यूमन इसका होगा रेजर्वोयर। Human can act as a reservoir for sexually transmitted diseases like measles, mumps, streptococcal infections, various respiratory pathogens and smallpox also. ओके, तो एसटीडी के साथ बहुत सारी डिजीजेस का रेजर्वोयर है ह्यूमन। अब हम बात करेंगे एनिमल रेजर्वोयर की। एनिमल रेजर्वोयर कंसिस्ट ऑफ द डोमेस्टिकेटेड, मतलब जो घरों में लोग रेयर करते हैं, पालते हैं एनिमल्स को, एंड वाइल्ड एनिमल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरे, ये एक कॉलरा नाम की डिजीज करता है। ओके, इन द ह्यूमन हैज नेचुरल रेजर्वोयर इन कोपपॉड्स, यू प्लैंक्टन एंड शेलफिश। तो
जो ये ऑर्गेनिज्म मैंने बताया आपको, कोपॉड्स, जो प्लैंकटन मतलब पानी के ऊपर तैरने वाले छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जीव होते हैं, तो उनको जो प्लैंकटन बोलते हैं। और शेल फिश मतलब जिस फिश के ऊपर एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, एक्सटर्नल शेल होता है, तो ये सभी विब्रियो कॉलरे के नेचुरल रेजर्वोयर हैं। ओके, कॉमन एनिमल रेजर्वोयर इंक्लूड बैट्स, रोडेंट मतलब चूहे, काउ, पिग, शीप, स्वाइन मतलब सूर, ठीक है, रैबिट्स, रैकून्स, डॉग्स एंड अदर मैमल्स। तो ये सभी कॉमन एनिमल रेजर्वोयर हैं जो वेरियस डिजीजेस को स्प्रेड करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब आता है हमारा एनवायरमेंटल रेजर्वोयर्स। एनवायरमेंटल रेजर्वोयर इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग रेजर्वोयर दैट हार्बर इन्फेक्शियस पैथोजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल। तो एनवायरमेंटल रेजर्वोयर में वो रेजर्वोयर आते हैं जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बेटर कंडीशन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश करता है आउटसाइड द bodies of animals. These reservoirs may exist on the land, for example plants and the soil, in water, in air also. Pathogens found in these reservoirs are sometimes free living, मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी के अंदर पैरासाइट के तौर पे नहीं होते। So this was all about the transmission of communicable diseases, their prevention and control, and the types of reservoirs. Thanks for watching.